नमस्कार, मैं डॉक्टर विष्णु शंकर शुक्ला, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, अवध किडनी केयर क्लिनिक, लखनऊ। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, वो है डायलिसिस की ज़रूरत हमको कब पड़ती है, डायलिसिस हमें कब करानी चाहिए, कब नहीं करानी चाहिए और इससे क्या फ़ायदा और नुकसान है। थोड़ा-सा बड़ा टॉपिक है, हो सकता है इसको हम 1-2 और वीडियो लें, उसमें हम कवर कर पाएँ। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि डायलिसिस होती क्या है? डायलिसिस वो है जब किडनी कम काम करती है या पूरी तरह खराब हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, उस समय किडनी के काम को बाहर मशीन द्वारा कराया जाता है। इसको हम लोग डायलिसिस बोलते हैं। इसमें हमारा जो ब्लड होता है, वो सर्किट एक बनाया जाता है, फिस्टुला होता है या फिर जुगुलर या फीमोरल कैथेटर पड़ता है, ट्यूब पड़ती है और उस हमने फिस्टुला डिस्कशन पहले अपने वीडियो में किया भी है। और इस के द्वारा हम डायलिसिस में वो ब्लड भेजते हैं और डायलिसिस में फ़िल्टर होता है ब्लड, उसमें एक पानी आता है आरओ का, उसके साथ में उसमें एक्सचेंज होता है। हमारे ब्लड से जो खराबी उसमें एक्सचेंज हो जाती है, जो हमको चाहिए वो उसमें ले लिया जाता है और इसके बाद में ब्लड है वो फिर से वापस रिटर्न होकर शरीर में वापस आ जाता है। पेशेंट के शरीर में फिर से वापस आ जाता है। तो ये डायलिसिस की प्रोसेस होती है। डायलिसिस कई प्रकार की होती है, इसके बारे में हम लोग फिर कभी बात करेंगे। अच्छा, अब होती है डायलिसिस ज़रूरत कब पड़ती है? ज़रूरत यूँ होता है, बहुत लोग सोचते हैं कि किडनी थोड़ी-सी खराब हुई, डायलिसिस की आवश्यकता पड़ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। डायलिसिस ज़रूरत तब पड़ती है, जब जीफार बहुत ज़्यादा फ़ॉल कर जाता है, मतलब जीफार जब लगभग 10 या 15 या उससे भी कम पहुँच जाता है, तब डायलिसिस की आवश्यकता पड़ने की संभावनाएँ होती हैं। इसके बाद में अगर किसी का पोटेशियम बहुत बढ़ा हुआ है और वो मेडिकल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, मतलब उससे कम नहीं हो पा रहा है। शरीर के अंदर बहुत सारा एसिड बन गया है। ये एसिड गैस वाला एसिड नहीं होता, हमारे ब्लड में एसिड बढ़ जाता है, उसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं और वो अगर मेडिकल थेरेपी को मतलब ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो डायलिसिस करना पड़ता है। इस प्रकार कभी-कभी कुछ पेशेंट जिनके किडनी फंक्शन नॉर्मल होता है, लेकिन शरीर में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पानी निकलता नहीं है अगर दवाओं से और वो पानी लंग्स में पहुँच जाता है, उसे पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं। पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं और तब भी कभी-कभी डायलिसिस हमको करवाना पड़ता है। तो ये डायलिसिस के कुछ इंडिकेशन होते हैं। कभी-कभी कुछ टॉक्सिन ज़हर में भी डायलिसिस करना पड़ता है। तो ये डायलिसिस के इंडिकेशन होते हैं। अब बात आती है कि हमारे पेशेंट्स में डायलिसिस अगर हुई तो क्या हमेशा होती रहेगी? डायलिसिस कभी बंद हो सकती है? डायलिसिस ज़रूरत कैसे पड़ती है? कितनी आगे चलेगी? इससे बहुत सारे सवाल हमारे जवाब में हमारे ज़हन में आते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है मेरा एक ही आंसर है सबके लिए कि हमारे शरीर में जब जिस चीज़ की आवश्यकता है वो करना है और आवश्यकता नहीं है तो बिल्कुल नहीं करना है। मतलब अगर डायलिसिस की आवश्यकता है तब डायलिसिस लाइफ सेविंग होती है। अगर उस समय डायलिसिस नहीं किया गया तो हमारा पेशेंट सर्वाइव ही नहीं करेगा और हो सकता है वो सीरियस होकर आईसीयू पहुँच जाए। तो हमारे ऐसे पीछे कुछ वीडियो पड़े हैं उनको आप देखिएगा, कुछ पेशेंट्स ऐसे हमने डाले हैं जिनकी डायलिसिस बंद हुई है, उनकी कई डायलिसिस हुई हैं और बिल्कुल डायलिसिस बंद हो चुकी है। ऐसे कई पेशेंट्स के वीडियो हमने पहले हम डाले हैं, उनको सुनिएगा आप। तो लेकिन उनकी जान सिर्फ़ डायलिसिस की वजह से बची है। तो अगर डायलिसिस की आवश्यकता है, तो डायलिसिस ज़रूर कराना चाहिए। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि आगे डायलिसिस बंद होगी या फिर चलेगी। दूसरा आता है परमानेंट डायलिसिस कब होती है और डायलिसिस बंद कब होती है। सबसे पहली बात किडनी खराबी अगर एक्यूट किडनी इंजरी में है मतलब एकेआई हुआ है और वो बहुत सीकेडी का पार्ट नहीं है मतलब एकेआई जो अचानक किडनी खराबी हो गई है, किडनी साइज़ नॉर्मल है, कुछ ऐसी खराबी इस चलते किडनी खराब हो गई है, तो बहुत ज़्यादा चांस रहता है अगर ठीक से मैनेज किया गया है, तो ईश्वर चाहेंगे तो वो किडनी बाद में पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है और डायलिसिस बाद में बंद भी हो जाती है। उस दौरान डायलिसिस हो सकता है उनको 1, 2 या फिर कई डायलिसिस या महीनों डायलिसिस करनी पड़ सकती है। इसके बाद आता है डायलिसिस परमानेंट कब होती है? डायलिसिस परमानेंट उन लोगों में होती है जिनकी खराबी धीरे-धीरे करके आगे बढ़ती है। जैसे डायलिसिस जो सीकेडी होते हैं, वो मान लीजिए शुगर की वजह से किडनी खराब हुई, ब्लड प्रेशर की वजह से हुई या किसी और वजह से हुई और किडनी खराबी पहले क्रिएटिन 2 था, फिर 4 हुआ, फिर 6, 8, 10 इस तरह धीरे-धीरे करते बढ़ता चला गया। जीफार धीरे-धीरे करके फ़ॉल होता या कम होता चला गया। तो ऐसे पेशेंट्स की जब ज़रूरत डायलिसिस की पड़ती है, तो फिर वो कई बार परमानेंट होती है। दूसरा, डायलिसिस की आवश्यकता कितनी पड़ती है? तो देखिए डायलिसिस की आवश्यकता भी इसी तरह से होती है, जितनी ज़रूरत है उतना हमको करना है। तो शुरुआत में हम लोग डायलिसिस कभी-कभी कम करते हैं, हो सकता है हमको हफ़्ते 10 दिन, 15 दिन में 1 डायलिसिस करनी पड़े, लेकिन जब आवश्यकता बढ़ जाती है डायलिसिस हमें ज़्यादा भी करनी पड़ती है। और कभी-कभी ये पेशेंट्स में रिवर्सल भी होता है, कुछ रेयर पेशेंट्स हैं ऐसे इनकी डायलिसिस सीकेडी एडवांस स्टेज में हुई है और बीच में थोड़ी उनकी आवश्यकता कम भी हो गई और डायलिसिस उनकी कम भी पड़ी है। अब बात आती है कि हमको डिफरेंट डिसीज़ में डायलिसिस कब करना चाहिए। तो जैसे हम लोग बात करते हैं कि डायलिसिस की आवश्यकता हमको कितनी पड़ेगी। तो जैसे क्या होता है डिफरेंट डिसीज़ जो होती हैं, उनमें डायलिसिस की आवश्यकता हमको अलग-अलग स्टेज पड़ती है। जैसे डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं, शुगर के पेशेंट जो किडनी खराबी वाले होते हैं, इनमें डायलिसिस की आवश्यकता थोड़ा-सा
पहले पड़ती है, मतलब क्रिएटिन बहुत नहीं बढ़ता है, मतलब जीएफआर उतना फॉल नहीं करता है, फिर भी डायलिसिस हमको कई बार शुरुआत करनी पड़ जाती है। और इसका मुख्य कारण होता है उनके अंदर सूजन का आना, शरीर में पानी का इकट्ठा होना। और वो जो सूजन होती है, वो सूजन दवाओं को बहुत बार रिस्पॉन्ड नहीं करती, मतलब सूजन बढ़ी ही रहती है, या छाती में पानी पहुंच जाता है, उसे हम पल्मोनिडिमा बोलते हैं, उनको बार बार सांस फूलता है। तो ऐसे मरीजों में डायलिसिस, जो बाकी मरीज होते हैं उनमें जीएफआर ज़्यादा फॉल करता है, लेकिन जो शुगर खराबी सीकेडी होते हैं, डायबिटिक सीकेडी होते हैं, उनमें जीएफआर उतना नहीं फॉल करता है, क्रिएटिन उतना नहीं बढ़ता है, फिर भी हमको डायलिसिस कई बार जल्दी से शुरू करना पड़ता है। एक तो ये हो गया। दूसरा होता है, कुछ पेशेंट होते हैं जिनमें पेशाब बहुत कम बनता है, कुछ ऐसे सीजीएन होते हैं जिनमें पेशाब बहुत कम बनता है, और उनमें कई बार डायलिसिस की आवश्यकता जल्दी पड़ जाती है। इस प्रकार से ये कई बार हमारी डायलिसिस की आवश्यकता जो है वो वेरी करती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा, आपने जो रेगुलर डायलिसिस पेशेंट हैं हमारे, उनके लिए, जिनकी हफ्ते में 2 या 3 बार या 1 बार डायलिसिस हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लिया किसी पेशेंट की डायलिसिस हफ्ते में 2 बार या 1 बार या 3 बार चल रही है। अब उनमें अगर कभी मान लिया उनको कहीं बाहर जाना है, या किसी फंक्शन में जाना है, या घर में कोई उत्सव या फंक्शन है, तो उनको मैं ये बोलूँगा कि एक डायलिसिस एक्स्ट्रा 1 दिन पहले करा लें और तभी वो अपना सेलिब्रेशन करें। इससे घबराना नहीं चाहिए डायलिसिस कराने से, क्योंकि जब भी कुछ ऐसा होता है, उत्सव या फंक्शन या ट्रैवल, उस समय थोड़ी हमारी दिनचर्या में चेंजेस होते हैं, इमोशंस में चेंजेस होते हैं, और उस दौरान अचानक से साँस फूलने का भय रहता है। तो उनको सीधा मैसेज है कि डायलिसिस एक्स्ट्रा करा लो और उसके बाद ये सारी चीज़ें करो। दूसरी बात, जहाँ भी वो जाएँ, अगर किसी को डिस्टेंट ट्रैवल करना है, मान लो किसी को दूर-दराज जाना है किसी दूसरे प्रदेश या देश में, तो वहाँ वो पता कर लें कि जहाँ जाने वाले वहाँ आस-पास कोई नियर बाय डायलिसिस सेंटर है, और अपने वायरल मार्कर की रिपोर्ट, एक एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और सी की रिपोर्ट एक जेब में डाल लें करा करके, और तब वहाँ पे जाएँ, और वहाँ अगर कोई इमरजेंसी लगती है, चुपचाप वहाँ जाके वो डायलिसिस अपनी करा लें। ठीक? तो ये बहुत एक क्लियर कट बात हो गई। इसके बाद आता है कि जैसे हम किसी को डायलिसिस, मान लिया किसी के हफ्ते में 1 बार हो रही है, अब वो कैसे पता चलेगा कि उनकी डायलिसिस जल्दी करनी है? तो मान लिया उनको हम कुछ लक्षण बता दे रहे हैं, जैसे मान लिया किसी को सांस फूलने लगता है, या उनके शरीर में पानी ज़्यादा भरने लगता है, या उनको बहुत ज़्यादा उल्टी आने लगती है, ऐसा कुछ भी होता है, तो उनको उस समय डायलिसिस करवा लेना चाहिए। उसका बहुत ज़्यादा उनको वेट नहीं करना चाहिए कि हम हफ्ते बाद ही डायलिसिस कराएँगे, और अगर ऐसा करते हैं तो फिर उनको हो सकता है हॉस्पिटलाइज़ करना पड़े या फिर आईसीयू में भर्ती करना पड़े। तो इन सारी बातों का ख़्याल रखिएगा, और इसके बाद आगामी हम अपने कुछ वीडियो में और बताएँगे डिटेल में कि डायलिसिस एग्ज़ैक्टली क्या होती है और डायलिसिस कितनी प्रकार की होती है। तो इस प्रकार जानकारी सबको साझा करिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।